brought to you by Infinix. तारीख 29 मई 2023, जगह उत्तरी कोसोवो का एक शहर। यहाँ पर नेटो के सैनिकों ने एक सरकारी इमारत को घेर रखा है। वे प्रोटेस्टर्स को इमारत के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बदले में नारा लगता है, कोसोवो सर्बिया का दिल है। फिर पत्थरों और मॉकटेल से हमला होता है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। पुलिस कार्रवाई करती है। इस टक्कर में 50 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल होते हैं। नेटो के 25 से अधिक सैनिकों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। होने को ये एक सामान्य प्रोटेस्ट की घटना हो सकती थी, लेकिन बयान और तथ्य कुछ अलग कहानी बयां करते हैं। पहले बयानों पर गौर करिए। कोसोवो की राष्ट्रपति जोसा उस्मानी ने ट्वीट किया, जो कोई सर्बिया के इशारे पर हिंसा कर रहा है उसे कड़ी सजा मिलेगी। सर्बिया के प्रेसिडेंट ऑफिस का बयान आया, 50 से अधिक सर्ब नागरिक घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर है। राष्ट्रपति वुविक ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। नेटो बोला, हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है, ये है अस्वीकार्य है। हम अपना काम बिना किसी भेदभाव के करते रहेंगे। आपको बता दें कि कोसोवो में नेटो की पीस कीपिंग फोर्स 1999 से तैनात हैं। इन्हें कोसोवो पीस कीपिंग फोर्स या K4 के नाम से जाना जाता है। कोसोवो में अमेरिका के राजदूत ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती से बात की है, हम हालात ठीक करने पर सहमत हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये होगा कैसे। फिर आया रूस का बयान। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से बोले, सेंट्रल यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, इसमें कभी भी धमाका हो सकता है। आपने बयान सुने, अब कुछ तथ्य जान लीजिए। कोसोवो एक स्वतंत्र देश है। उसने 2008 में सर्बिया से आज़ादी की घोषणा की थी। लगभग 100 देशों ने उसकी आज़ादी को मान्यता दी है। इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश हैं। भारत ने अभी तक कोसोवो को मान्यता नहीं दी है। अब यहाँ पर उठते हैं 2 सवाल। पहला, जब कोसोवो संप्रभु देश है, फिर नेटो के सैनिक उसकी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं? और दूसरा, कोसोवो के इंटरनल मैटर में सर्बिया क्यों कूदा? उसने अपनी सेना को अलर्ट क्यों किया? तो आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कोसोवो की पूरी कहानी क्या है, नेटो के सैनिकों पर हमला क्यों हुआ और क्या सच में यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी कोसोवो की। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। ये यूरोप का दक्षिण पूर्वी इलाका है। इसका पश्चिमी किनारा एड्रियाटिक सागर से मिलता है। ये इलाका बाल्कन्स का भी हिस्सा है। बाल्कन्स का नामकरण बाल्कन पेनिनसुला के नाम पर किया जाता है। पेनिनसुला एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। बाल्कन्स की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, फिर भी इसमें अल्बानिया से लेकर स्लोवेनिया और रोमेनिया तक के हिस्से को शामिल किया जाता है। कभी कभी ग्रीस और तुर्की को भी बाल्कन्स में गिना जाता है। इन दिनों बाल्कन्स का एक इलाका उबल रहा है। अब एक और नक्शा देखिए। ये सर्बिया और कोसोवो हैं। 2008 में अलग होने से पहले तक कोसोवो सर्बिया का ही हिस्सा हुआ करता था। आज के समय में ये दोनों मुल्क अलग अलग हैं, लेकिन साझा इतिहास इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में किसी भी मुल्क की अहमियत समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके पड़ोसियों को समझना। तो सर्बिया और कोसोवो के पड़ोसी कौन हैं? हंगरी, रोमेनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बेनिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इनमें से हंगरी, रोमेनिया, क्रोएशिया और बुल्गारिया नेटो के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी हैं, जबकि अल्बेनिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया सिर्फ नेटो के सदस्य हैं। बचा एक पड़ोसी बोस्निया एंड हर्जेगोविना। उसको रूस ने 2022 में धमकी दी थी, अगर नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो बुरा नतीजा भुगतना होगा। नक्शा देखकर एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि ये इलाका पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के लिए भी बेहद अहम है। जो कुछ भी घटता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यही वजह है कि कोसोवो में चल रही हिंसक झड़पों पर नेटो, अमेरिका, EU से लेकर रूस और चीन तक की नज़र बनी हुई है। 30 मई को इनके प्रतिनिधि सर्बिया के राष्ट्रपति से इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, कोसोवो सर्बिया से अलग हुआ क्यों और ये बवाल का सेंटर कैसे बन गया? ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास की तरफ। तो इतिहास क्या कहता है? 14वीं सदी में तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य बाल्कन्स में अपने पैर पसार रहा था। उन्हें सबसे बड़ी चुनौती सर्बिया से मिल रही थी। 1379 में
1389 में ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मुराद प्रथम ने चढ़ाई कर दी। कोसोवो में भयंकर लड़ाई हुई। सर्बिया की सेना को उनका राजकुमार लाजार लीड कर रहा था। लाजार को युद्ध के दौरान ही पकड़कर मार दिया गया। सर्बिया हार गया। वहां से सर्बिया पर तुर्कों का शासन शुरू हुआ। युद्ध के तुरंत बाद मुराद की भी हत्या हो गई, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य बना रहा। उन्होंने अगली 5 सदी तक सर्बिया और कोसोवो पर शासन चलाया। फिर 1912 में बाल्कन्स के देशों ने बाहरी शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसमें उनकी जीत हुई। ऑटोमन साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। कोसोवो को सर्बिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इस बीच कोसोवो की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी थी। ऑटोमन साम्राज्य के शासन में सर्ब लोगों का दमन हुआ। वे भागकर उत्तर की तरफ चले गए। इस बीच अल्बेनियाई मूल के लोग आकर कोसोवो में बसने लगे। इनमें से अधिकतर इस्लाम का पालन करते थे। 1913 में बाल्कन युद्ध खत्म होने के समय कोसोवो की लगभग 90% आबादी अल्बेनियाई मूल के लोगों की थी। 500 बरस पहले स्थिति उल्टी थी। तब सर्ब बहुमत में हुआ करते थे। 20वीं सदी में जब कंट्रोल उनके हाथों में आया, उन्होंने बदला लेने का फैसला किया, लेकिन उसी समय पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1918 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। सर्बिया विजेता देशों में से था। उसने कोसोवो पर शिकंजा कस दिया। 1918 में ही मौजूदा सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो को मिलाकर यूगोस्लाविया की स्थापना हुई। कोसोवो भी सर्बिया के साथ इस फेडरेशन में शामिल हुआ। इस दौरान सर्ब सरकार ने अपना बदला पूरा किया। फिर 1941 में इटली ने अल्बेनिया को जीत लिया। वे कोसोवो पर भी चढ़ाए। उससे उन्होंने ग्रेटर अल्बेनिया का हिस्सा बना दिया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कोसोवो को फिर से यूगोस्लाव फेडरेशन में रख दिया गया। कई सालों तक वहां पर मार्शल लॉ लगा रहा। 1974 में यूगोस्लाविया ने अपने फेडरेशन में शामिल 6 प्रांतों को ऑटोनॉमी दी। उन्होंने कोसोवो को अलग से स्वायत्तता दी, मगर उसे सर्बिया से अलग नहीं किया गया। 1981 में कोसोवो में आज़ादी की मांग उठने लगी। अल्बेनियाई मूल के लोग बहुमत में थे। वे सर्बिया के साथ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सर्बिया के प्रशासन ने उन्हें दबाने की कोशिश की, मगर विरोध नहीं थमा। 1987 में सर्बिया में स्लोबोदान मिलोसेविच नामक सर्ब नेता तेजी से आगे आया। उसने कोसोवो का संकट सुलझाने का दावा किया। 1989 में वो राष्ट्रपति भी बन गया। उसने कोसोवो की स्वायत्तता कम करनी शुरू कर दी। इससे नाराज अल्बेनियाई जनता ने कोसोवो की आज़ादी की घोषणा कर दी। बदले में मिलोसेविच ने कोसोवो की सरकार भंग कर दी। 1 लाख अल्बेनियाई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। इसके बाद तो मामला हाथ से निकल चुका था। 1993 में आज़ादी की मांग कर रहे अल्बेनियाई लोगों ने कोसोवो लिबरेशन आर्मी बनाई। इसने सर्बिया सरकार पर हमले शुरू किए। बदले में आम जनता को भी निशाना बनाया जाने लगा। सितंबर 1998 में मिलोसेविच की सेना ने फाइनल ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया। तब नेटो ने ऑपरेशन रोकने का अल्टीमेटम दिया। मिलोसेविच ने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार मार्च 1999 में नेटो ने कोसोवो में सर्बिया के सैन्य अड्डों पर हवाई बमबारी शुरू कर दी। कुछ ही समय में मिलोसेविच की सेना के पांव उखड़ गए। उन्हें वापस बुलाना पड़ा। जून 1999 में सर्बिया और यूएन के बीच शांति समझौता हुआ। इसके तहत सर्बिया ने अपनी सेना को कोसोवो से वापस बुला लिया। हालांकि कोसोवो उसका हिस्सा बना रहा। यूएन ने कोसोवो का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। नेटो की पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई। अभी भी 27 देशों के लगभग 4000 सैनिक कोसोवो में तैनात हैं। युद्ध के कारण कोसोवो छोड़कर भागे 10 लाख लोगों को वापस लाया गया। इससे कोसोवो में रह रहे सर्ब लोगों को खतरा महसूस हुआ। अधिकतर सर्ब अपना घर बार छोड़कर भाग गए। उनमें से कुछ सर्बिया चले गए, कुछ कोसोवो के उत्तर में बस गए। इसने आबादी का संतुलन और गड़बड़ कर दिया। उत्तर में सर्ब बहुसंख्यक हो गए। आगे चलकर ये विवाद का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। अक्टूबर 2000 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में मिलोसेविच के खिलाफ क्रांति हुई। उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी। नई सरकार ने उदार रवैया अपनाने का वादा किया। मिलोसेविच पर जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। मार्च 2006 में उसकी जेल में ही मौत हो गई। 1999 के बाद कोसोवो गई नेटो की पीस कीपिंग फोर्स के 3 बड़े मकसद थे। कोसोवो लिबरेशन आर्मी से हथियार डलवाना, सर्बिया की सेना की वापसी सुनिश्चित करना और विस्थापित लोगों को वापस लाना, और दोनों समुदायों के बीच हिंसा की गुंजाइश को खत्म करना। पीस कीपिंग फोर्स काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी रही, लेकिन छिटपुट दंगे होते रहे। इसको लेकर कोसोवो और सर्बिया के बीच तकरार बढ़ती गई। आखिरकार 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने सर्बिया से अलग होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। अमेरिका और यूरोप में उसके सहयोगी देशों ने उसको मान्यता देने की पहल की। रूस ने इसका विरोध किया, लेकिन सर्बिया ने सेना भेजने से मना कर दिया। अधिकतर पश्चिमी देशों की मान्यता मिलने के बाद कोसोवो की आज़ादी का रास्ता साफ हो चुका था। जुलाई 2010 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कोसोवो के ऐलान को जायज ठहरा दिया। उधर 2008 में ईयू के नेतृत्व में इंटरनेशनल स्टीयरिंग ग्रुप बनाया गया। इसमें शामिल देश ऑब्जर्वर की भूमिका में थे। उनके पास नए मुल्क की नीतियां तय करने और अधिकारियों को हटाने का अधिकार था।
ये ग्रुप सितंबर 2012 तक काम करता रहा, फिर इसने सरकार की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के हाथ में सौंप दी। ISG तो भंग हो चुका था, लेकिन नेटो की पीस कीपिंग फोर्स KFOR रुकी रही। हिंसा भड़कने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। डर था कि अगर KFOR को हटाया गया तो दंगे हो जाएंगे और सर्बिया फिर से कोसोवो पर हमला कर सकता है। नेटो का होना उनकी सुरक्षा की गारंटी है। 2013 के साल में सर्बिया और कोसोवो ने रिश्ते सुधारने की पहल की। अप्रैल के महीने में ब्रुसेल्स में समझौता हुआ। इसमें कोसोवो ने अपने यहाँ के सर्ब्स को ज़्यादा अधिकार देने का वायदा किया। सर्बिया ने कोसोवो के कुछ दस्तावेजों को मान्यता देने की बात कही। सर्बिया के अंदर इसका भारी विरोध हुआ। कहा गया सरकार कोसोवो की आज़ादी की बात भी मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रुसेल्स समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो सका। कुछ मुद्दों पर असहमतियां बनी रहीं। उत्तरी कोसोवो के सर्ब 1999 से पहले वाली स्थिति में लौटने की मांग करते रहे। और फिर आया साल 2022। कोसोवो सरकार नया नियम लेकर आई। कोसोवो में सर्बिया के नंबर वाली कार पर फाइन लगाने का फैसला किया गया। ये नंबर प्लेट 1999 से पहले जारी किए गए थे। उत्तरी कोसोवो में इसका भारी विरोध हुआ। सर्ब पुलिस वालों ने डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया। हिंसा की आशंका बढ़ गई थी। फिर EU की मध्यस्थता में डील कराई गई। दोनों पक्षों ने मामला वहीं पर खत्म करने का फैसला किया। तब जाकर सब शांत हुआ। तो अब झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उत्तरी कोसोवो में सर्ब्स बहुमत में है। वहां अप्रैल 2023 में स्थानीय चुनाव कराए गए। सर्ब आबादी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। वोटिंग हुई तो 5% से भी कम वोट पड़े। इसके कारण अल्बेनियाई मूल के मेयर जीत गए। सर्ब आबादी ने यह नतीजा मानने से इनकार कर दिया। 26 मई को नए मेयर्स ने अपने ऑफिस में जाने की कोशिश की। सर्ब लोग विरोध में उतर आए। पुलिस आने के बावजूद उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। 29 मई को मामला और बढ़ गया। इस दिन सर्ब्स ने सरकारी इमारतों पर कब्जे की कोशिश की। इसके चलते पुलिस के साथ टकराव का खतरा बढ़ गया। तब नेटो की पीस कीपिंग फोर्स आई। उनका मकसद हिंसा को रोकना था, लेकिन अंत में वही हिंसा का शिकार होने लगे। इसके चलते मामला इंटरनल से इंटरनेशनल हो गया। तो अब आगे क्या? EU, अमेरिका, रूस और चीन ने बातचीत की पहल की है, लेकिन दोनों जगहों पर ऐसी सरकार बैठी है जिनकी शांति में दिलचस्पी कम है। कोसोवो में एल्बिन कुर्ती प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सर्बिया के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। कुछ समय तक सर्बिया की जेल में भी रहे। वे कोसोवो को अल्बेनिया के साथ मिलाने के पक्ष में हैं। वो सर्बिया के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते। दूसरी तरफ सर्बिया में अलेक्जेंडर बुविक की सरकार। बुविक कोसोवो युद्ध के दौरान सर्बिया के सूचना मंत्री थे। उनका कहना है कि जिस समझौते में हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे। अब आगे 3 स्थितियां नजर आ रही हैं। पहली, सर्बिया कोसोवो पर हमला कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसे KFOR से निपटना होगा। इसमें डायरेक्ट अटैक की संभावना कम है। दूसरी, सर्बिया कोसोवो को मान्यता दे दे। इसकी उम्मीद भी कम ही है, क्योंकि अगर उसने कोसोवो को मान्यता दी तो उसके यहाँ की सर्ब आबादी नाराज हो जाएगी। इससे आंतरिक विद्रोह का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरी, शांति कायम हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रभावशाली देशों के नेता सर्बिया और कोसोवो के नेताओं से मिल रहे हैं। फिलहाल सबसे वाजिब और सबसे ज़रूरी विकल्प इसी रास्ते से होकर जाता है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सुर्खियों की तरफ अब चलते हैं। पहली सुर्खी जापान से। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपने बेटे शोतारो को सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल शोतारो की प्राइवेट पार्टी की कुछ तस्वीरें रिलीज होने के बाद बवाल मचा है। इन तस्वीरों में शोतारो और उसके रिश्तेदार प्रधानमंत्री आवास में बिछे रेड कारपेट और कुर्सियों पर पोज देते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पार्टी दिसंबर 2022 में हुई थी। इन तस्वीरों को अब जापान की वीकली मैगजीन शुकन बुनशुन ने रिलीज किया है। तस्वीरें छपी तो बवाल मचा, आलोचना हुई। शोतारो को बर्खास्त करने की मांग हुई। बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने शोतारो को हटाने का ऐलान किया। बोले, प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। उसकी हरकत गलत थी, इसलिए मैंने उससे जिम्मेदारी वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब किशिदा के बेटे ने निजी काम के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया हो। इसके पहले जब वो अपने पिता के साथ ब्रिटेन और पेरिस के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने घूमने के लिए दूतावास की कारों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए उन्हें फटकार भी लगाई गई थी। दूसरी सुर्खी स्वीडन से। स्वीडन के समुद्री तट पर पुतिन की जासूसी व्हेल देखी गई है। इसके बाद सरकार ने अपने नागरिकों को इससे दूर रहने की हिदायत दी है। आरोप है कि इस व्हेल को रूसी नौसेना ने ट्रेनिंग दी है। 2019 में यही मशीन नॉर्वे में भी देखी गई थी। उस वक्त व्हेल के शरीर में रूसी पट्टी और कैमरा माउंट पाया गया था, जिसके बाद से बात चल पड़ी ये रूस की जासूस है। ये व्हेल बहुत रफ्तार से समुद्र का सफर कर रही है और अब स्वीडन पहुंच गई है। इस पर वन व्हेल नाम के संगठन का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि व्हेल अपने नेचुरल घर से काफ़ी दूर निकल आई है। इसकी असली वजह हमें नहीं पता। जिसको पुतिन की जासूसी व्हेल कहा जा रहा है, उसकी अधिकतम लंबाई 20 फीट तक है। ये व्हेल 40 से 60 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी पाकिस्तान से। इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा और उसके बाद
पीटीआई पर चल रही कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कुछ नई अपडेट्स हैं, एक एक कर सभी को जान लेते हैं। 9 मई की हिंसा की जांच करी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान को समन भेजा। उन्हें 30 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में कोर कमांडर के घर में आगजनी की थी। इस घर को जिन्ना हाउस भी कहा जाता है। इसी मामले में इमरान खान के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। कहा गया इमरान ने जेल से हिंसा के लिए भड़काया था, इसी को लेकर उनसे सवाल जवाब होने हैं। इमरान खान ने लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट में अपना सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कर दिया। इसकी रकम 1 लाख पाकिस्तानी रुपए प्रति केस थी। उन्हें इन तीनों मामलों में 2 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन के काले बादल भी छटे नहीं हैं। 30 मई को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी सत्ताधारी गठबंधन ने इस पर चर्चा नहीं की, अगर जरूरत पड़ी तो इस पर विचार किया जाएगा। इमरान खान ने हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल को लगभग 293 करोड़ भारतीय रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। पटेल ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए थे। कहा था कि इमरान के पैर में कभी गोली मिली ही नहीं। कस्टडी के दौरान उनके यूरिन सैंपल में अल्कोहल और ड्रग्स मिले और इमरान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इमरान की टीम ने कहा अगर पटेल ने 15 दिनों के अंदर अपना बयान वापस नहीं लिया तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।